सालों पुराना सवाल जो अक्सर पहेली के तौर पर पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल ये उठता है कि पहले मुर्गी कौन से अंडे से निकली, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और वैसे अंडे को लेकर कन्वर्सल सवाल ये है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। अस्सलामु अलैकुम। आइए आज की वीडियो में इन सवालों को आंसर करते हैं। ये वीडियो मेरी सेकंड पार्ट है इवोल्यूशन सीरीज़ का। इससे पहले मेरी वीडियो है डायनासोर्स के बारे में, इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आओ सिखाती हूँ मैं आपको अंडे का फंडा। आज से कई 150 मिलियन साल पहले की बात है। अर्थ पर डायनासोर्स का राज था। छोटे डायनासोर्स और बड़े डायनासोर्स, दौड़ने वाले डायनासोर्स, उड़ने वाले डायनासोर्स। यही वो वक्त था जब इवोल्यूशन के चलते कुछ डायनासोर्स का साइज छोटा होता गया और बर्ड्स की इवोल्यूशन शुरू हुई। पहली चिड़िया इसी वक्त के अराउंड उभर कर आई। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इवोल्यूशन एक डायरेक्शन में नहीं हुई, इवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकती है जहां वो फिट बैठे। तो कुछ डायनासोर्स टी-रेक्स जैसे खौफनाक डायनासोर्स में इवॉल्व हो गए और कुछ डायनासोर्स छोटे होकर बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। यही वजह है कि बताया जाता है कि आज के दिन जो मुर्गी है वो टी-रेक्स। इन दोनों का एक कॉमन एंकेस्टर हुआ करता था। इनफैक्ट टी-रेक्स डायनासोर का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स आज के दिन ऑस्ट्रिचेस और चिकन ही है। कभी किसी ऑस्ट्रिच को करीब से लाजमी देखना। बहुत सारे डायनासोर्स वाली वाइब्स आती हैं और सारे डायनासोर्स इन्हें ऑस्ट्रिचेस और चिकन्स की तरह अंडे भी दिया करते थे। इनफैक्ट बर्ड्स के इन्वॉल्व होने से पहले भी डायनासोर्स अंडे दिया करते थे। जानवरों में ये अंडे देने का तरीका सालों पुराना है। आज से 375 मिलियन ईयर्स पहले टिकटालिक्रोस नाम का जानवर जब समुद्र से ज़मीन पर आकर रहने लगा, ये भी अंडे दिया करता था। लेकिन इसके दोबारा दिए गए अंडे ऐसे नहीं दिखते थे जैसे आज के दिन मुर्गी के अंडे दिखते हैं। यहाँ पर आप इमेजिन करो कि मछलियों के अंडे दिए जाते हैं, उनमें बाहर की शेल नहीं होती। इसी तरह के अंडे ये जानवर भी देता होगा। तो अगर मुर्गी जैसे अंडों की बात करें तो बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है जिसे शेल देखने को मिलती है। इवोल्यूशन करीब 300 साल पहले हुआ था और अगर इन अंडों को हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी चिकन का इवोल्यूशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने। 1500 BC के अराउंड साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करनी शुरू की, चावल और मिलेट की। बहुत सारा अनाज उगाया जाने लगा जिसको देखकर पास के जंगल में रहने वाला एक जानवर बड़ा अट्रैक्ट हुआ। ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। मुर्गी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क ये है कि साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसानों ने खेती शुरू की तो ये इंसानों के खेतों के पास आकर रहने लगा खाने की वजह से, और उसी वक्त के अराउंड इंसानों ने इसे डोमेस्टिकेटिंग करना शुरू किया। इस डोमेस्टिकेशन के चलते कुछ हज़ारों साल बाद इसे इवोल्यूशन हो गया और ये आज के दिन का चिकन बन गया। ये जंगल फाउल की स्पेशीज आज भी जिंदा है। आप इसे साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में ढूंढोगे तो आपको अभी भी मिल सकता है, लेकिन आम मुर्गी से अगर कंपैरिजन करोगे तो कुछ डिफरेंसेस देखने को ज़रूर मिलेंगे। जंगल फाउल की स्पेशीज का नाम है गैलस गैलस और एक आम मुर्गी का साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस जुमेंटिकस। तो ये एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि यहाँ अंडे 300 मिलियन ईयर्स पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुरानी है। तो अंडे कहीं ज़्यादा पहले आए मुर्गी से। लेकिन आप बोलोगे कि 300 मिलियन साल पुराने होने वाले अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिए थे। इसलिए अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे।
अगर सवाल का जवाब गेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टॉप करके नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। जवाब पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है कि आप इवोल्यूशन की स्टेजेस को समझते हो, तो बात बड़ी सिंपल है। इवोल्यूशन पुराने ज़माने से कई हज़ारों मिलियन साल पहले से चलती आ रही है। जैसे मंकी से इंसान, ह्यूमंस होते थे, फिर डायनासोर। इस तरह की वीडियोस भी मैं डायनासोर वाली वीडियो में बता चुकी हूँ काफ़ी डिटेल में, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने। चिकन इवॉल्व क्या है? वाइल्ड रेड जंगल फाउल। ये जंगल फाउल किसी और जानवर से इवॉल्व किया हो, उस जानवर को हम नाम देते हैं प्रोटो चिकन, यानी चिकन से पहले का जानवर। तो एक टाइम ऑफ पॉइंट ये होगा जब दो प्रोटो चिकन ने एक दूसरे के साथ मेट किया होगा। रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक म्यूटेशंस देखने को मिली होगी और इसके चलते एक ऐसा अंडा बना जिसमें पहला ट्रू रेड जंगल फाउल निकला होगा और आगे चलकर ऐसी पहली ही मुर्गी का जन्म भी हुआ हो। दो प्रोटो चिकन्स के डीएनए मिलने से पहले ट्रू चिकन का डीएनए बना। ये इवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर सामने आता है। इसके बाद ये है कि सच्ची मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे, मतलब ट्रू चिकन ने। उसके बाद और मुर्गियां बनी और इस सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है कि पहले अंडा आया और इस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं बल्कि ऑलमोस्ट मुर्गी जैसी ही एंकेस्टेड स्पेशीज ने दिया। कब कोई जानवर की स्पेशीज मुर्गी कहलाई जा सकती है और अब उसे मुर्गी नहीं कहा जाना चाहिए? यहाँ पर बड़ा ग्रे एरिया है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये इंसानों ने की है। असलियत में जो डिफरेंसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कई इमर्ज के बाद आए होंगे। यहाँ फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन क्या होते हैं जिनकी वजह से एक्चुअली मेरे इवोल्यूशन होता है। ये बात मैंने इवोल्यूशन के डायनासोर्स वाले पार्ट में की थी। ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि तारीख में कोई एक दिन था जब पहली मुर्गी पैदा हुई। बोलो कि 1500 BC में 3 दिसंबर में दो जंगल फाउल ने मिलकर एक अंडा दिया था। इस अंडे में दुनिया की पहली मुर्गी थी। एवोल्यूशन ऐसे नहीं होता, ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्टेज बाय स्टेज, जनरेशन बाय जनरेशन होता है। वीडियो में आगे जब मैं आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बताऊंगी तब आपको बेहतर समझ में आएगी। उससे पहले ये जानते हैं कि क्या अंडा वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन। कुछ लोग इसका जवाब बड़ा ऑब्वियस है कि अंडे में ज़िंदगी होती है, अंडे से बच्चा निकलता है, तो ऑब्वियसली अंडा वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन बात कुछ ऐसी है व्यूअर्स के अंडे दो तरीके के होते हैं। हैप्लॉइड एग, वो अंडे जो अनफर्टिलाइज्ड, जहां सिर्फ फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं। इन अंडों से कभी बच्चा नहीं निकल सकता। दूसरी डिप्लॉइड एग जो मेट करने के बाद निकलते हैं। यहाँ फीमेल सेल्स को मेल सेल्स फर्टिलाइज करते हैं और इनसे बच्चा निकलता है और इसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, से एसोसिएट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई प्लांट्स और एनिमल स्पेशीज हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। इन्हें पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है और इन केसेस में अनफर्टिलाइज्ड अंडा भी एक नई जिंदगी को जन्म दे सकता है, एक नया बच्चा बन सकता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है प्लांट स्पेशीज जैसे पाइनएप्पल और बनाना के जो प्लांट्स होते हैं, और जानवरों में लिजर्ड्स, ज़ेब्रा शार्क्स और रेटल स्नेक्स हमें ये पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है। लफ्ज आता है जेनेसिस प्लस पार्थिनोस लफ्जों से, जिसका मतलब होता है वर्जिन प्लस क्रिएशन, वर्जिन क्रिएशन के प्लेस टेकिंग प्लेस। बिना स्पर्म के एक अनफर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रॉय में डेवलप हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मुर्गियों में पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिल सकती है? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। अनफर्टिलाइज्ड मुर्गी का अंडा कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता और ज़्यादातर अंडे जो हम खाते हैं व्यूअर्स वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं। आप में कुछ लोग सोचोगे कि कभी कभी जब मैंने अंडा खाया हुआ होगा
तो उसमें खून का एक कतरा, एक स्पॉट देखने को मिला था। इसका मतलब वो वाला फर्टिलाइज्ड हो। उसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुर्गी अंडा देती है तो उसकी ओवरीज के पास छोटी छोटी ब्लड वेसल्स कई बार फट जाती हैं, रैप्चर हो जाती हैं। खून का एक दो ड्रॉप वहाँ से आता है। आप में से जो लोग रेगुलरली अंडे खाते हैं उन्होंने खून के निशान ज़रूर नोटिस किए होंगे। तो अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि उन अंडों से कहीं बच्चा न निकल जाए। हमारे सवाल की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि अंडा वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, लेकिन कई ज़्यादातर अंडे जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। वो वेजिटेरियन है क्योंकि इन अंडों में ये तो मीट है और ना ही इनसे कोई लाइफ जन्म ले सकती हैं। इन अंडों को दूध से कंपेयर किया जा सकता है। किसी का कहना है कि जो इंसान दूध पीता है इन्हें अनफर्टिलाइज्ड स्टेरिल अंडों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सेम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने भी 2004 में भी रिट्वीट किया था कि कोर्ट में एक बहस चल रही थी कि रिचुअल्स जैसी रिलीजियस जगहों में अंडों की सेल को अलाउ की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अंडा वेजिटेरियन होता है। ओवरऑल अंडा काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड है। इसमें प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा एडिशन है। विटामिन B12, B2, B5, विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, विटामिन कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया कई मुल्क भी एड्स चलाया करती थी कि अंडा रोज खाओ। माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए ये एक अच्छा सोर्स निकला था खाने के लिए। अब कुछ अंडे ब्राउन होते हैं और कुछ अंडे वाइट होते हैं और लोगों को लगता है कि ब्राउन अंडे कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि ब्राउन ब्रेड वाइट ब्रेड से ज़्यादा हेल्दी होती है। इनके बारे में मैंने भी डिटेल में वीडियो बनाई है जिसके बारे में वाई ब्रेड इनसाइड किलर, ठीक है। ये इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में कई केस में ऐसा नहीं होता। ब्राउन और वाइट के कलर से डिफरेंस आता है वो मुर्गी की ब्रेड की वजह से आता है क्योंकि किस ब्रेड की मुर्गी इस अंडे को दे रही है। और न्यूट्रिशनली अंडे वाइट और ब्राउन दोनों ही बहुत बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ ये जानने वाली है कि आज के दिन मुर्गी कई 300 से 200 अंडे देती है एक साल में, लेकिन एंकेस्टर डायरेक्ट जंगल फाउंड सिर्फ 10 से 15 अंडे देते हैं एक साल में। ऐसा कैसे हो गया? इवोल्यूशन की तरफ से कौन सा फोर्स यहाँ पर आया कि जिसकी वजह से मुर्गियाँ इस तरीके से इन्वॉल्व करें कि वो ज़्यादा अंडे दें? इसका जवाब है व्यूअर्स कि यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं। इवोल्यूशन यहाँ हुई है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से, इंसानों के इंटरफेरेंस की वजह से। इंसानों ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग की मुर्गियों की। हज़ारों साल पहले किसी एक इंसान ने देखा होगा कि ये वाली मुर्गी ज़्यादा अंडे दे रही है। सिलेक्टिवली उस मुर्गी को एक ऐसे मुर्गे के साथ ब्रीड किया कि उनसे और ज़्यादा अंडे पैदा करने वाले बच्चे निकले। फिर अगली जनरेशन में यही किया गया। बार बार ये चीज़ रिपीट होती रही। आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता गया इंसानों की तरफ से कि आज के दिन ये सिचुएशन आई कि मुर्गी 200 से 300 अंडे दे रही होती है एक साल में। बहुत से लोगों को इंसानों का इंटरवेंशन अननेचुरल लगेगा, लेकिन इंसान यही आर्टिफिशियल सिलेक्शन गाय भैंसों में भी करते हैं। जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसकी ब्रीड आर्टिफिशियली करवाई जाती है किसानों के फार्मर्स में, या भी कुछ और हेरिडिटरी ट्रेड्स जो ज़्यादा बेनिफिशियल लगते हैं किसानों को, उनकी चुन कर ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि आने वाली जनरेशन्स में वो ज़्यादा देखने को मिले। अब ये सुनकर वेजिन लोग खड़े हो जाएंगे, मतलब वेजिटेरियन लोग खड़े हो जाएंगे कि बोला था ना मैंने कि दूध नहीं पीना चाहिए। ये इंसान हर जगह इंटरफेरेंस करते रहते हैं। इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए जानवरों की ब्रीडिंग करवाई, लेकिन बात कुछ ऐसी है व्यूअर्स कि इंसानों ने सिर्फ जानवरों की ब्रीडिंग भी इस तरीके से नहीं की, बल्कि पेड़ पौधों की भी ब्रीडिंग की आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज ये सारी सब्जियां एक्चुअली में वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट से आई हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हज़ारों सालों बाद। आज से 7000 साल पहले के
दरख्तों से केला तोड़कर खाते तो पहली बात आपको छोटा मिलता साइज में। दूसरा, जब आप केले को छील कर खाते तो आपको केले के बीच में बहुत सारी ब्लैक सीड्स देखने को मिलती। इतनी सीड्स होती थी कि केले के बीच में उसे खाना मुश्किल हो जाता। जैसे कि आज के दिन अनार पोमग्रेनेट से कंपेयर कर लो। फोटो में देख सकते हो कि इस ज़माने में केले कैसे दिखते थे। इंसानों ने जब केलों की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करना शुरू की तो उन्होंने ऐसे फ्रूट्स को चुना जिनमें कम सीड्स देखने को मिल रही थी। बार बार ऐसे चुनने के बाद हज़ारों सालों बाद वैसी सीड्स अब ख़त्म हो चुकी हैं और हम बड़े बड़े येलो कलर के केले खा सकते हैं जिनमें कोई सीड्स नहीं है। अगर आप सोच कर देखो तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की शुरुआत में नेचुरल इनिशियली रही होंगी। अगर आपको एप्पल का दरख्त देखने को मिलता है, उसमें एक ऐसा एप्पल लगा है जो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा लाल है और सबसे ज़्यादा जूसी है, और आपको मौका मिलता है कि आप दोबारा से एक एप्पल का दरख्त उगाओ अपने गार्डन में, तो ऑब्वियसली आप उसी फ्रूट्स की सीड्स को चुनोगे नया दरख्त उगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जूसी था, बड़ा था और लाल था। दूसरी तरफ कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये चीज़ ही अननेचुरल है। इंसानों ने जब से खेती करनी शुरू की तो एग्रीकल्चर अपने आप में ही अननेचुरल चीज़ है। आज से 12,000 साल पहले वो वक्त था जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। उससे पहले इंसान सिर्फ हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में रहते थे, यानी जंगलों में रहना, छोटे जानवरों को मारकर खाना, शिकार करना, उनके दरख्तों से फल तोड़कर खाना। सेपियंस अपनी युवाल नोहा हरारी के किताब में बताते हैं कि आज से 10,000 साल पहले गेहूं यानी गंदम, जो सिर्फ एक वाइल्ड ग्रास थी जो मिडल ईस्ट के कुछ रीजियंस में पाई जाती थी, लेकिन कुछ हज़ारों सालों के अंदर गेहूं का जो क्रॉप है इतना स्प्रेड किया दुनिया में कि आज के दिन ये वीट यानी गंदम 2.25 मिलियन स्क्वायर किलोग्राम मतलब किलोमीटर ज़मीन की सरफेस के ऑक्यूपाई करती है। होमो इरेक्टस जो इंसानों के एंसेस्टर्स थे, इनके बारे में भी मैंने डायनासोर एवोल्यूशन की वीडियो के अंदर बयान किया था कि ये 20 लाख साल तक बड़े आराम से रह रहे थे बिना खेती के। और जब 8000 BC में वीट का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ तो होमो सैपियंस भी करीब 2 लाख साल पहले से बड़े आराम से रह रहे थे, यानी जो जंगली लोग होते थे बिना खेती के। लेकिन इन गेहूं के चक्कर में हमने दरख्तों को काटा, खेती करनी शुरू की। हमने क्लियर फील्ड्स की क्योंकि गेहूं को ज़्यादा पत्थर पसंद नहीं थे। हमने अलग अलग वीट पौधों को वहां से बाहर निकाला, बाहर फेंका क्योंकि गेहूं को वो पसंद नहीं थे। हम बाल्टियां भर भर पानी नदियों से लाए खेती करने के लिए, क्योंकि गेहूं को बहुत सारे पानी की ज़रूरत थी उगने के लिए। हमने कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया क्योंकि गेहूं को कीड़े मकोड़े पसंद नहीं थे। नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आज से तकरीबन 4500 साल पहले सुमेरियंस के दौरान जो सल्फर कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते थे कीड़े मकोड़ों को मारने भगाने के लिए खेती के दौरान, युवाल नोहा हरारी अपनी किताब में कहते हैं कि जब इंसानों ने गेहूं को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया तो एक्चुअली में गेहूं ने इंसानों को डोमेस्टिकेट किया उन पर, क्योंकि इंसानों ने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल डाली खेती करने के चक्कर में। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या नेचुरल है और क्या अननेचुरल है, क्या ज़मीन के लिए अच्छा है, नेचर के लिए अच्छा है और क्या नहीं। क्या आपको वेजिटेरियन बनना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन बनना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है कि जिस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। तो यहीं पर मैं आज की वीडियो रोकना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि आप खुद से सोच कर देखिए, इस सवाल के बारे में अपनी राय बनाओ, इसके बेसिस पर जो मैंने आपको अभी तक बताया है इससे पहले कि मैं एक नई वीडियो में समझाऊँ। वीडियो पसंद आए, इंसानों के एंसेस्टर्स और होमो सैपियंस की इवोल्यूशन की पूरी कहानी अब आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो में यहाँ क्लिक करके बड़ी डिटेल में समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया।